हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम का इसके झा सर द्वारा जो 1600 प्रश्न लाया गया है उसको मैं आज 601 प्रश्न से करवाने वाला हूं। क्योंकि इसके पहले जो प्रश्न था उसको मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग जाकर उसको ज़रूर देखिए क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावनाएँ हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो NCERT पर आधारित है और नए पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पर आज का मतलब 601वां प्रश्न है कि शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखन किसने किया। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखन किसने किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी ने किया। किसने किया? फिरदौसी ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तबकात ए नासरी किसने लिखी। तबकात ए नासरी किसने लिखी। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के दौरान उसके किस सेनापति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि प्रश्न कहता है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के दौरान उसके किस सेनापति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अय्याज ने। ऑप्शन नंबर डी, अय्याज ने भूमिका निभाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1192 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? 1192 ईस्वी में। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के दौरान किस शासक को हराया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के दौरान किस शासक को हराया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया। महमूद गजनवी ने किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मालवा पर आक्रमण नहीं किया। मालवा पे आक्रमण नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का परिणाम किस युद्ध के आधार पर हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का परिणाम किस युद्ध के आधार पर हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। मुगल शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पल्लव वंश के पतन के बाद किसने दक्षिण भारत पर अधिकार जमाया। पल्लव वंश के पतन के बाद किसने दक्षिण पर अपना अधिकार जमाया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चोल ने। किसने? चोल ने अधिकार जमाया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चोल राजा विजय के लिए कौन सा राज्य प्रमुख था। चोल राजा विजय के लिए कौन सा राज्य प्रमुख था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। ऑप्शन नंबर सी, बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मंडलम किसे कहा जाता था। मंडलम किसे कहा जाता था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला। ऑप्शन नंबर ए, जिला को क्या कहा जाता है? मंडलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी। पाल वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी भारत में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गोपाल के बाद किसने पाल वंश का नेतृत्व किया। गोपाल के बाद किसने पाल वंश का नेतृत्व किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देवपाल ने किया। किसने किया? देवपाल ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन
ऐबक का शासनकाल किस अवधि तक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल किस अवधि तक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1210, 1206 से 1210 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान का तीसरा सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर सुल्तान लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत होगा। दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश था। किसने, कौन था? इल्तुतमिश था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किन वर्षों में शासन किया? मतलब इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है? इल्तुतमिश ने किन वर्षों में शासन किया था? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1210 से 1236, 1210 से 1236। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि दिल्ली का सोने का सिक्का टंका किस सुल्तान के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? दिल्ली का सोने का सिक्का टंका किस सुल्तान के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान थी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बलबन के शासन का समयावधि क्या था? बलबन के शासन का समयावधि क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1236 से 1287 तक, 1236 से 1287 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि दिल्ली में स्थापित किया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? दिल्ली में स्थापित किया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि बलबन के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन था? बलबन के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शुरुआत किस वर्ष में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की शुरुआत किस वर्ष से हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1324 ईस्वी। 1324 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की अवधि क्या थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की अवधि क्या थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? गियासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1320 से 1324 ईस्वी तक। 1320 से 1324 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि खिलजी वंश की शासनकाल अवधि क्या थी? खिलजी वंश की शासनकाल अवधि क्या थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में गद्दी संभाली? गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष में गद्दी संभाली? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब समाप्त हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब समाप्त हुआ? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1351 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1351 ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब समाप्त हुआ? फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल
कब समाप्त हुआ दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1388 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ? 1388 ईस्वी में। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल काल कब से कब तक था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। 1324 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस सुल्तान ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने नींव रखी थी। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि अकबर ने बिहारों की भूमि को क्या नाम दिया था? अकबर ने बिहारों की भूमि को क्या नाम दिया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्ज ए बिहार। अर्ज ए बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि सैयद वंश का शासनकाल था। सैयद वंश का शासनकाल था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1414 से 1451 ईस्वी। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोधी वंश ने कौन से वर्षों में शासन किया? लोधी वंश ने कौन से वर्षों में शासन किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1451 से 1556 ईस्वी। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि इब्राहिम लोदी का शासन काल था। इब्राहिम लोदी का शासन काल था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1517 से 1526 ईस्वी। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि बहलोल लोदी का शासन काल था। बहलोल लोदी का शासन काल था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोदी वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? लोदी वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश। ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खिज़र खां। खिज़र खां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? और गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में थी। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य विस्तार के दौरान कितने सैन्य अभियानों का संचालन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य विस्तार के दौरान कितने सैन्य अभियानों का संचालन किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ऑप्शन नंबर डी 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 वर्षों तक। 300 वर्षों तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार में शेर खां का शासन कब तक रहा? बिहार में शेर खां का शासन कब तक रहा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1539 तक। 1539 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि शेर खां ने किनके साथ संघर्ष किया और हार गया? शेर खां ने किनके साथ संघर्ष किया और हार गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल शासक बाबर। मुगल शासक बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा
दोस्तों अगला प्रश्न कि शेर खां का असली नाम क्या था? शेर खां का असली नाम क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खां थे। क्या था? फरीद नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि 1529 में बाबर ने पूर्वी भारत के अफगानों को कहां पर हराया? 1529 ईस्वी में बाबर ने पूर्वी भारत के अफगानों को कहां पर हराया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा में हराया। कहाँ हराया दोस्तों? घाघरा में हराया। दोस्तों आगे बढ़ता अगला प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस हथियार का उपयोग किया जो भारत में प्रचलित नहीं था? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस हथियार का उपयोग किया जो भारत में प्रचलित नहीं था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तोप का। ऑप्शन नंबर ए, तोप का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार करता रहा? कौन सा राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार करता रहा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बंगाल और बिहार की विजय किस वर्ष अकबर द्वारा संपन्न की गई? बंगाल और बिहार की विजय किस वर्ष अकबर द्वारा संपन्न की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि अकबर ने कितने बड़े अमीर वार बनाए थे? अकबर ने कितने बड़े अमीर वार बनाए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51। ऑप्शन नंबर सी 51 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि अकबर ने 1562 ईस्वी और 1564 ईस्वी में कौन से आदेश दिए थे? अकबर ने 1562 ईस्वी और 1564 ईस्वी में कौन से आदेश दिए थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जजिया कर को खत्म करने और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का आदेश। जजिया कर को खत्म करने और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी जानकारी का उपयोग किया था? अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी जानकारी का उपयोग किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईने अकबरी। ऑप्शन नंबर डी, आईने अकबरी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि सूबा का मुख्य सूबेदार किस प्रकार के कार्य करता था? सूबा का मुख्य सूबेदार किस प्रकार के कार्य करता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक और सैनिक दोनों का। राजनीतिक और सैनिक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सूबों में। 14 सूबों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि जिला को आजकल के पदनाम कहा जाता है? जिला को आजकल के पदनाम में क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार। ऑप्शन नंबर ए, सरकार कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि अकबर के समय लिखी गई पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबर के समय लिखी गई पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फजल थे। अब्दुल फजल थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मनसब का क्या अर्थ है? मनसब का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक पद। क्या अर्थ है मनसब का? प्रशासनिक पद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य में जात का क्या अर्थ होता था? मुगल साम्राज्य में जात का क्या अर्थ होता था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद। ऑप्शन नंबर ए, पद इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि इस्लाम के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? इस्लाम के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरान कहा जाता है। क्या कुरान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कुरान कहा जाता है। आगे प्रश्न कि जहांगीर किस बादशाह का पुत्र था? जहांगीर
किस बादशाह का पुत्र था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने किस वर्ष गद्दी संभाली? शाहजहां ने किस वर्ष गद्दी संभाली? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया? शाहजहां ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दारा शिकोह को। दारा को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1686 से 1687 ईस्वी में। 1686 से 87 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई? किस वर्ष औरंगजेब की मृत्यु हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1707 ईस्वी में। और इसका भी सी आंसर है दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक पतन किस वर्ष में हुआ? मुगल साम्राज्य का वास्तविक पतन किस वर्ष में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी में। कब किया दोस्तों? 1739 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि शेर शाह ने खाली स्थान बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। शेर शाह ने खाली स्थान बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सड़कों। शेर शाह ने सड़कों का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न कि पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रथम मुगल साम्राज्य की स्थापना। प्रथम मुगल साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर किस नगर में स्थित है? महाबोधि मंदिर किस नगर में स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया। ऑप्शन नंबर बी गया इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन काल में। प्राचीन काल में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि लिंगराज और खजुराहो मंदिर की संरचना में क्या अंतर दिखता है? लिंगराज और खजुराहो मंदिर की संरचना में क्या अंतर दिखता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंगराज मंदिर नगर शैली का है और खजुराहो मंदिर वेसर शैली का है। लिंगराज मंदिर जो है वो नागर शैली का है और खजुराहो मंदिर जो है वो बेसर शैली का है। यही अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वेसर शैली में। ऊपर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी वेसर शैली में। आगे प्रश्न है कि गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदिर का आंतरिक पवित्र स्थान। मंदिर का आंतरिक पवित्र स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूर्य मंदिर में कितने घोड़े वाला रथ है? सूर्य मंदिर में कितने घोड़े वाला रथ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी 7 घोड़े वाला रथ। 7 घोड़े वाला रथ ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र का गठन। संयुक्त राष्ट्र का गठन, द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना, यूरोप का पुनर्निर्माण, जर्मनी का विभाजन, परमाणु हथियारों का विकास। संयुक्त राष्ट्र का गठन, द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना, यूरोप का पुनर्निर्माण, जर्मनी का विभाजन और परमाणु हथियारों का विकास। तो द्वितीय विश्व युद्ध का यही परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंद महासागर व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। हिंद महासागर व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत और बाल्टिक सागर। सूरत और बाल्टिक सागर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा व्यापारिक केंद्र प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा व्यापारिक केंद्र प्रमुख था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंदन। ऑप्शन नंबर सी लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अमेरिका से आयातित कौन सी धातुएं यूरोप पहुंचाई गई। अमेरिका से आयातित कौन सी धातुएं यूरोप पहुंचाई गई दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना और चांदी। ऑप्शन नंबर सी सोना और चांदी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि नए देशों की खोजों में किस प्रकार के प्रभावों को बढ़ावा दिया। नए देशों की खोजों में किस प्रकार के प्रभावों को बढ़ावा दिया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक बढ़ावा भी दिया, राजनीतिक बढ़ावा भी दिया और सामाजिक बढ़ावा भी दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जर्मनी में गणराज्य की स्थापना कब हुई। जर्मनी में गणराज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। 11 नवंबर 1918 ईस्वी के ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गणराज्य की स्थापना के बाद वाइमर गणराज्य का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ। गणराज्य की स्थापना के बाद वाइमर गणराज्य का नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के नाम पर। विधानसभा के नाम पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाइमर संविधान कब लागू हुआ। वाइमर संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त 1919 ईस्वी को। 10 अगस्त 1919 ईस्वी को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किसकी प्रमुखता थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किसकी प्रमुखता थी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी की संविधान सभा की। जर्मनी की संविधान सभा की ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गणराज्य की स्थापना के पश्चात जर्मनी का पहला अध्यक्ष कौन था। गणराज्य की स्थापना के पश्चात जर्मनी का पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक एबर्ट था। फ्रेडरिक एबर्ट था ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में कौन सी सरकार व्यवस्था स्थापित की गई। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में कौन सी सरकार व्यवस्था स्थापित की गई दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को किस क्षेत्र से वंचित किया गया। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को किस क्षेत्र से वंचित किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्सेस लोरेंस से। ऑप्शन नंबर सी एल्सेस लोरेंस से वंचित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे प्रश्न हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1889 ईस्वी को। 1889 ईस्वी को ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 1889 ईस्वी को हिटलर का जन्म होता है। जो आगे प्रश्न हिटलर का किस पार्टी से संबंध था। हिटलर का
किस पार्टी से संबंध था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी से संबंध था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी? प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने किसकी तरफ से लड़ाई लड़ी? और दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से लड़ाई लड़ा। दोस्तों आगे प्रश्न कि हिटलर की पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? हिटलर की पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। राष्ट्रीय सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हिटलर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में किसके खिलाफ भाषण दिए? हिटलर ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में किसके खिलाफ भाषण दिए? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी के खिलाफ। किसके खिलाफ? साम्यवादी के खिलाफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हिटलर चाहकर भी क्या नहीं बन सका? हिटलर चाहकर भी क्या नहीं बन सका? दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, कलाकार नहीं बन सका। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कलाकार नहीं बन सका। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रेस तथा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया? हिटलर ने सत्ता प्राप्त करने के बाद प्रेस तथा वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक आवाज़ों को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी इसका है वो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसवादी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रांसीसवादी शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि हिटलर ने अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए कौन से विशेष कारावास का निर्माण किया? हिटलर ने अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए कौन से विशेष कारावास का निर्माण किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसंट्रेशन कैंप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि नाजीवाद में राष्ट्रवाद और अधिनायकत्व का संयोजन किस प्रकार हुआ? नाजीवाद में राष्ट्रवाद और अधिनायकत्व का संयोजन किस प्रकार हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रचार के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए, प्रचार के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद पड़ा होगा और इससे आए का प्रश्न मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।